चलिए, नमस्कार साथियों। आज तारे का जन्म एवं उसके विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमने लिख दिया, तारे का जन्म एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ स्टार। मतलब इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई भी जीव हो, सबका अपना जीवन चक्र होता है। मतलब जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक इसी प्रकार सभी तारों का भी अपना एक जीवन चक्र होता है। वो जन्म लेते हैं, फिर डेवलप्ड करते हैं, फिर इसके बाद उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और तारे कहें तो सूर्य हमारा एक क्या है? तारा है। सूर्य ही तारा है और तारे ही सूर्य हैं। अब हम देखते हैं कि तारों का जीवन चक्र क्या होता है, इसको पूरी तरह से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, तारे का जीवन काल अत्यधिक लंबा होता है। जैसे मनुष्यों का तो 100 साल, 70 साल, 80 साल होता है, लेकिन तारों का अत्यधिक लंबा होता है। यदि हम अपनी आकाशगंगा मंदाकिनी के तारों की विभिन्न अवस्थाओं का निरीक्षण करें, आप जानती हैं कि हमारा सूर्य, हमारी पृथ्वी, हमारे सभी जो ग्रह हैं, जिस आकाशगंगा में स्थित हैं, उसका नाम क्या है? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला। तो मंदाकिनी के तारों की विभिन्न अवस्थाओं का हम निरीक्षण करेंगे तो तारों के जीवन चक्र को भली भांति समझा जा सकता है। हम मंदाकिनी के उदाहरण से इसको समझ सकते हैं। अब साथियों, हम ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। एक एक शब्द को देखते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है, किसी तारे का जीवन आकाशगंगा की तीसरी भुजा में हाइड्रोजन एवं हीलियम के बादलों के बनने से प्रारंभ होता है और इन्हीं बादलों को नेहारिका या नेबुला कहा जाता है। अब इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साथियों कि हमारे जो आकाशगंगा है मंदाकिनी, वह उसमें 3 घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं। कितनी घूर्णनशील भुजाएं पाई जाती हैं? 3। और जो सबसे बाहरी घूर्णनशील भुजा है, उसी में सबसे पहले तारों का निर्माण होता है। मतलब तारे अपने जीवन के प्रारंभिक अवस्था में इसी में होते हैं। कौन सी भुजा में? तीसरी भुजा में। ये पहली भुजा है, ये दूसरी भुजा है, ये तीसरी भुजा है। तीसरी भुजा में तारों का निर्माण होता है। पहले तारों का निर्माण कैसे होगा कि उसकी जो हाइड्रोजन एवं हीलियम, हाइड्रोजन प्लस हीलियम के बादल बनेंगे। क्या बनेंगे? हाइड्रोजन और हीलियम के बादल बनेंगे। इन्हीं बादल को नाम दिया जाता है नेहारिका। क्या नाम दिया जाता है? इन्हीं बादलों को नेहारिका नाम दिया गया है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका दूसरा पॉइंट समझ लेना है, लाइन पूरी पढ़ना है हमारे साथ। जब हाइड्रोजन का बादल काफ़ी बड़ा हो जाता है तो वह सिकुड़ने लगता है। यह अवस्था आदि तारा कहलाती है। इस बात को भी समझ लेते हैं, क्या कहना चाहता है। इनका कहना है कि हाइड्रोजन हीलियम के बादल तो बन रहे हैं, लेकिन यह बादल बनते बनते क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम के, ये जो हाइड्रोजन है और प्लस हीलियम है, इसके बादल बन रहे हैं और बनते बनते कैसे हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। और जब यह बड़े हो जाते हैं तो इसमें केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल लगने लगता है। मतलब इसका जो बल है वो कार्य करने लगता है और फिर इसमें क्या होने लगता है? संकुचन होने लगता है। जब यह बल अंदर की ओर लगेगा तो इन बड़े हाइड्रोजन और हीलियम के बादलों में क्या होने लगेगा? संकुचन होने लगेगा। यही लाइन कहना चाहती है। अब आदि तारा कहलाती है। इसके बाद यही आदि तारा जो संकुचन हुआ है, इसी को क्या कहते हैं? आदि तारा। इसका केंद्र सघन हो जाता है। केंद्र कैसा हो जाता है साथियों? सघन हो जाता है। जब इस सिकुड़न इसमें होगी, सिकुड़ने लगेगा, तो केंद्र कैसा होने लगेगा? सघन होने लगेगा। मतलब इसकी डेंसिटी क्या है? बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं। इसलिए इसे भ्रूण तारा भी कहा जाता है। जब ये सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, इस प्रकार से बादल होगा, सिकुड़ जाएगा, अंदर की ओर बल लगेगा तो ये सघन हो जाएगा। सघन हो जाएगा मतलब इसी अवस्था को भ्रूण तारा के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें लिखा हुआ है कि आदि
तारे या भ्रूण तारे के सिकुड़ने पर गैसों के बादलों में परमाणुओं की परस्पर टक्करों की संख्या बढ़ जाती है। इस बात को भी समझ लो, जब ये संकुचित होने लगेंगे बादल, बादल क्या होने लगेंगे, संकुचित होने लगेंगे, आसपास से संकुचित होने लगेंगे, तो जो गैसों के जो पार्टिकल्स हैं मतलब मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो इनमें क्या होने लगेगी, आपस में टक्कर होने लगेगी। यही लाइन कहना चाहती है। अब हाइड्रोजन और हीलियम के बादल क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं तो सघन हो रहे हैं, सघन हो रहे हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स में मतलब पार्टिकल्स में आपस में टक्कर हो रही है। और यही सिकुड़न की प्रक्रिया लगभग 1 अरब वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक चलती है, 1 अरब वर्ष तक चलती है। फलस्वरूप तारे का आंतरिक ताप अपरिमित रूप से बढ़ जाता है। इस बात को समझना है साथियों। क्या कह रहा है, ये हाइड्रोजन हीलियम के बादल थे, इसमें सघन मतलब इसमें सिकुड़न होता है, फिर सघन हो जाता है, सघन हो जाता है तो जो पार्टिकल्स हैं वो क्या आ जाते हैं, पास पास आ जाते हैं, फिर टक्कर होने लगती है। और आप जानते हैं कि पार्टिकल्स में टक्कर होगी तो ऊर्जा का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा, ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। और यही ऊर्जा किस में बदल जाएगी, ऊष्मा में बदल जाएगी। और ऊष्मा में बदल जाएगी तो इन बादलों का क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, अपरिमित रूप से क्या बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अपरिमित रूप से बढ़ जाता है। फलतः हाइड्रोजन से हीलियम के नाभिक बनने लगते हैं। अब हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन और हीलियम के बादल थे, इसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या थी, हाइड्रोजन थी। अब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगेगा और हाइड्रोजन जब हीलियम में परिवर्तित होने लगेगा तो इसी प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं, जिसमें हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होता है, हीलियम, और हीलियम में परिवर्तित होता है। तो इस प्रक्रिया के फलस्वरूप असीमित मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और यही हाइड्रोजन हीलियम की प्रक्रिया, नाभिकीय की संलयन की प्रक्रिया हमारे सूर्य में भी चल रही है। सूर्य एक तारा है तो सभी तारों में भी चल रही है। इसी के फलस्वरूप सूर्य अपनी जो ऊर्जा है खुद उत्पादन कर सकता है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा। अब देखते हैं इस प्रक्रिया में असीमित मात्रा में विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है। कौन सी ऊर्जा, जब हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है तो ऊर्जा क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है तो विकिरण ऊर्जा क्या हो जाएगी, मुक्त करेगा। एक तारा क्या करेगा, विकिरण ऊर्जा मुक्त होती है। इससे तारे के अंदर का ताप बढ़ जाता है। मतलब तारा है, तारे के अंदर क्या होने लगी, ऊर्जा उत्पादन होने लगी। ऊर्जा उत्पादन होने लगेगी तो इसका दाब क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। दाब बढ़ने के साथ साथ ताप भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस अवस्था को तारे की संज्ञा से जाना जाता है। मतलब हमारे कहने का मतलब ये साथियों कि यहाँ पर जो तारा है उसका निर्माण हो रहा है। इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो इसका ताप और दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के प्रारंभ होने से ही इसे हम तारा कहने लगेंगे, मतलब स्टार कहने लगेंगे। कहते हैं कि चमकना है तो तारे की तरह चमको। तारा क्यों चमक रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रही है। हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो रही है, हीलियम में। और इसी को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। और इसी के द्वारा किसका निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इसलिए तारा क्या कर रहा है, चमक रहा है। इसको अब हम आगे देखते हैं। इस स्थिति में आने के बाद तारा अपने जीवन चक्र क्या कर देता है, यहीं से जीवन चक्र प्रारंभ कर देता है। अब जैसा कि हमने बताया साथियों कि जैसे जैसे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया मतलब तारे के केंद्र में नाभिकीय संलयन की क्रिया होती जाती है उसका हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होते जाता है। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है और उसके उत्पाद के रूप में क्या बनता है, उत्पाद के रूप में मतलब ईंधन के रूप में हाइड्रोजन और निकलेगा क्या, हीलियम। अब इस प्रकार से इस प्रक्रिया में उत्पादन के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है। और इसके बाद अब हम देखते हैं कुछ समय पश्चात तारे केंद्र की समस्त हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है।
मतलब तारे की जो समस्त हाइड्रोजन है वो हीलियम में क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, जिसके कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता है, जैसे हाइड्रोजन शुरुआत में हाइड्रोजन हीलियम के बादल थे, संकुचन हुआ, संकुचन के बाद टक्कर हुई, तापमान बढ़ा, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होने लगी। हाइड्रोजन किस में परिवर्तित होने लगी, हीलियम में। अब एक समय बाद संपूर्ण हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी। हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो हाइड्रोजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब माइनस में हो जाएगी, और हीलियम की मात्रा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी। तो हाइड्रोजन हीलियम जब परिवर्तित हो रहा था तो ऊर्जा वहाँ तक निर्माण हो रही थी, और समस्त हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाएगी तो अब ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा, मतलब नाभ की संलयन की क्रिया रुक जाएगी, और इस प्रकार से तारा क्या हो जाता है, ठंडा होने लगता है। इसी प्रक्रिया को हमें क्या करना है, इसमें समझना है। कुछ समय पश्चात क्या होता है, तारे की समस्त हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित हो जाता है। संकुचित होने के तथा केंद्र में हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो रहा है तो मात्रा किसकी बढ़ेगी, हीलियम की बढ़ेगी। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है, और यही हीलियम आगे किस में परिवर्तित हो जाएगा, यही बात तो समझना है कि यही हीलियम आगे जाकर, यही हीलियम जैसे ही तारा ठंडा होगा कार्बन में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें, कार्बन में। और यही कार्बन आगे जाके जब तारा ठंडा होगा तो लोहे में परिवर्तित हो जाता है। किसमें, लोहे में परिवर्तित हो जाता है। इस बात को याद रखना है, कार्बन में, और कार्बन लोहे में परिवर्तित हो जाता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हुई तो नाभ के संलयन की प्रक्रिया क्या हो गई, रुक गई। अब इस प्रकार से ऊर्जा नहीं बन रही है। अब तारा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तारा ठंडा हो जाएगा तो इस प्रकार से हीलियम किस में परिवर्तित हो जाएगी, कार्बन में, और कार्बन किस में परिवर्तित हो जाएगा, लोहे में। तो इस प्रकार से देखते हैं हम यहाँ पर कि फलस्वरूप तारे की ऊर्जा विकिरण की तीव्रता घट जाती है, मतलब तारे के अंदर ऊर्जा की कमी आ जाती है, और तारा अपेक्षाकृत कैसा हो जाएगा, ठंडा होकर लाल रंग का दिखाई देने लगेगा। इस प्रकार से आप देखें कि जब तारे का बहुत अधिक तापमान हो किसी तारे का तो वह सफ़ेद रंग का दिखाई देगा, और उससे थोड़ा कम तापमान हो तो पीले रंग का, उससे कम तापमान हो तो फिर वह तारा लाल रंग का, उससे कम तापमान हो तो इस प्रकार से तारा काले रंग का दिखाई देने लगता है साथियों। तो इस प्रकार से अभी लाल रंग का दिखाई दे रहा है, मतलब उसकी तापमान कितना हो गया है, कम हो गया है। क्यों हो गया है कम, क्योंकि नाभ की संलयन की प्रक्रिया रुक गई है। तारे की इस अवस्था को लाल दानव तारा, अब लाल कलर का दिखाई दे रहा है तो कैसा होगा, लाल दानव तारा, ना कि काला दानव तारा होगा। लाल दानव चरण में पहुंचने पर तारे का भविष्य इसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यहाँ से इम्पोर्टेंट बात आ रही है, क्या बात आ रही है इम्पोर्टेंट, कि लाल दानव तारा जैसे ही बन गया है, तारा ठंडा हो गया है, नाभ की संलयन की प्रक्रिया रुक गई है, तो इसका अब भविष्य क्या होगा, मतलब फ्यूचर में इसका क्या होगा, इसके प्रारंभिक द्रव्यमान, मतलब प्रारंभ में कितना द्रव्यमान रहा था, इस पर निर्भर करता है। कैसे, देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार, यह सिद्धांत किसने दिया कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, यह किसने बताया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर ने इस द्रव्यमान की सीमा को निर्धारित किया है कि तारे का प्रारंभ में द्रव्यमान कितना होगा। अगर प्रारंभ में द्रव्यमान जितना होगा उसी के आधार पर इस तारे का भविष्य तय होगा, जिसे चंद्रशेखर सीमा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्रशेखर सीमा। और यह सामान्यतः 1.4 ms होती है। 1.4 ms मतलब इसका जो द्रव्यमान है तारे का वह 1.4 मास ऑफ सन के बराबर होगा, या ज़्यादा होगा या कम होगा। इसी 1.4 ms को एक सीमा नाम दिया गया है, मतलब इस सीमा से कम होगा या ज़्यादा होगा या इस सीमा के बराबर होगा। इसी सीमा को चंद्रशेखर सीमा के नाम से जाना जाता है। कम होगा तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होगा। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर किसी तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान 1.4 मास ऑफ सन मतलब ms से अधिक होगा तो उसका भविष्य क्या होना चाहिए, इसके बराबर होगा तो उसका भविष्य क्या होना चाहिए, इससे कम होगा तो उसका भविष्य क्या होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये सिद्धांत किसने दिया है, 1.4 ms वाला।
यह सिद्धांत चंद्रशेखर ने दिया है, इसलिए इसे एक सीमा नाम दिया गया है, चंद्रशेखर सीमा नाम दिया गया है। इस सीमा से ज़्यादा हो या कम हो तारे का प्रारंभिक द्रव्यमान, तो तारे का भविष्य किस ओर जाना चाहिए, इसी को हमें देखना है। अब इस प्रकार से एस चंद्रशेखर ने क्या बताया है, जो कि थे तो भारतीय लेकिन अमेरिकी नागरिकता प्राप्त कर ली थी एस चंद्रशेखर ने। तो यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से कम होता है, क्या होता है, चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा का मतलब क्या है, इनका कहना ये है, चंद्रशेखर सीमा का मतलब 1.4 ms मास ऑफ सन से अधिक किसी तारे का जो द्रव्यमान है वो कम होगा। अभी कम की बात कर रहे हैं, फिर किसकी बात करेंगे, अधिक की बात करेंगे। कम होगा तो इस तारे का भविष्य क्या होना चाहिए, और ज़्यादा होगा तो इस तारे का भविष्य क्या होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं कम होगा तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खोकर श्वेत वामन में बदल जाता है। मतलब अगर 1 किसी तारे का जो द्रव्यमान है 1.4 ms से कम है तो वह श्वेत वामन वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा, और ये इसे ही जीवाश्म तारा कहा जाएगा। मतलब एक जीवाश्म बचेगा तारे का, केवल एक फॉसिल बचेगा। जीवाश्म मतलब जीवों का अस्म, जो केवल एक जीवाश्म कहलाता है। और आगे चलकर यही तारा ठंडा होकर काला वामन में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब पूरी तरह से अगर कोई तारा ठंडा हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा। वह चमकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें ऊर्जा नहीं बन रही है, ताप नहीं है तो वह ठंडा होता जा रहा है। तो इस प्रकार से उन्होंने दूसरा सिद्धांत दिया, यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक है या कई गुना अधिक हो। क्या बोल रहे हैं, अब अधिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कम की बात की है। कम में क्या कहा है कि अगर कम होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, कम होगा तो वह वाइट ड्वार्फ मतलब श्वेत वामन में परिवर्तित हो जाएगा। इसी को फॉसिल स्टार के नाम से, जीवाश्म तारे के नाम से जानते हैं। और आगे चलकर यही काला वामन में परिवर्तित हो जाएगा। और यदि अधिक होगा तो अधिक होने पर इन्होंने क्या बताया है, इसी बात को समझना है। अगर किसी तारे का 1.4 ms से अधिक होगा, मतलब चंद्रशेखर सीमा से उसका द्रव्यमान अधिक होगा, तो उसके साथ क्या होगा, इस बात को समझना है। तो यहाँ पर लिखा है, यदि किसी तारे का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा से अधिक होगा या कई गुना अधिक होगा तो द्रव्यमान के अनुरूप सुपरनोवा विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा में, पल्सर तारा में या ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है, अगर अधिक होगा तो न्यूट्रॉन तारा में परिवर्तित हो जाएगा। किस में परिवर्तित हो जाएगा साथियों, न्यूट्रॉन तारा में परिवर्तित हो जाएगा। और इसी के साथ न्यूट्रॉन तारा, इसी को दूसरा नाम देते हैं, क्या देते हैं दूसरा नाम, पल्सर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, पल्सर के नाम से जानते हैं। और इसी को ब्लैक होल्स के, मतलब न्यूट्रॉन तारा, पल्सर तारा और ब्लैक होल, इन सभी को एक चीज़ एक ही है, नाम क्या है, अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से यह ब्लैक होल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ तक हमने जो जीवन चक्र समझा हुआ है साथियों, जो तारे का जीवन चक्र होता है वह सबसे पहले प्रारंभ कहाँ होता है, उसका जन्म कहाँ होता है, जन्म कहाँ पे होगा, जो हमारी मंदाकिनी है, मंदाकिनी के जो आकाशगंगा है उसकी तीसरी मतलब सबसे बाहरी भुजा में उसका जन्म होगा। और जन्म के पश्चात हाइड्रोजन हीलियम के बादल बन जाएंगे। बादल जब बहुत अधिक मात्रा में बन जाते हैं तो उनमें संकुचन होने लगेगा। तो इन पार्टिकल्स के बीच क्या होने लगेगी, टक्कर होने लगेगी। ताप मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। और इसका हाइड्रोजन किस में परिवर्तित हो जाता है, हीलियम में। और हीलियम, इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा, असीम मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसी प्रक्रिया के थ्रू हमारे सूर्य को क्या मिल रही है, ऊर्जा बना रहा है हमारा सूर्य। और सभी ग्रहों को क्या कर रहा है, प्रकाशमान कर रहा है और सभी ग्रहों को ऊर्जा दे रहा है। यही सभी तारों में प्रक्रिया होती है, क्योंकि हमारा सूर्य क्या है, तारा है। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है। और इसके बाद इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया रुक जाती है। रुकने के पश्चात फिर क्या होता है,
रुकने के पश्चात यह लाल बामन तारा में परिवर्तित हो जाता है। लाल बामन तारा में अब यहाँ से इसका भविष्य क्या होना चाहिए, भविष्य 2 मार्गों में जाएगा। यह क्या मार्गों में, 2 मार्गों में जाएगा। इसका 1.4 ms मतलब चंद्रशिखर सीमा से कम होगा द्रव्यमान, तो वह किस में परिवर्तित हो जाएगा, वह परिवर्तित हो जाएगा किस में, वाइट डॉर्फ में, मतलब श्वेत बामन में। और यही श्वेत बामन फिर काला बामन में परिवर्तित है, काले तारे में मतलब ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। और अगर चंद्रशिखर सीमा से अधिक और कई गुना अधिक होगा तो इसमें सुपरनोवा विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुपरनोवा विस्फोट होगा। और सुपरनोवा विस्फोट के फलस्वरूप यह पल्सर तारा या ब्लैक होल्स में परिवर्तित हो जाएगा। यही जीवन होता है कि इस प्रकार से यहाँ पे एक बात समझ लो कि जैसे ही तारे का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो यह आकाशगंगा के ब्लैक होल्स मतलब केंद्र में समा जाते हैं। किस में समा जाते हैं, ब्लैक होल्स में समा जाते हैं। मतलब निर्माण यहाँ हुआ था बाहरी भुजा में, और जाके फिर आधी उम्र होती है तो वो मध्यवर्ती भुजा में आ जाते हैं, और फिर सीधे यहाँ पर आंतरिक भुजा में आ जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो ब्लैक होल में समा जाते हैं। यही इनका क्या होता है, भविष्य होता है। अब ये किसी प्रकार के कोई प्रकाश नहीं दे सकते हैं, मतलब दूसरे ग्रहों को, उपग्रहों को प्रकाशवान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनकी उम्र क्या हो गई है, कंप्लीट हो चुकी है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से सभी प्राणियों का जीवन चक्र होता है, मतलब उनका जन्म, जन्म के बाद डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बाद उनकी मृत्यु होती है, उसी प्रकार से तारों का भी जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है, आकाशगंगा की तीसरी भुजा में। डेवलपमेंट कहाँ करते हैं, बड़े कहाँ होते हैं, मध्यवर्ती भुजा में। और बुढ़ापे में कहाँ पहुँच जाते हैं, यह आंतरिक भुजा में। और मृत्यु होने के बाद कहाँ पहुँच जाते हैं, ब्लैक होल मतलब आकाशगंगा के केंद्र में समा जाते हैं। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, अपनी मतलब अपनी युवावस्था में, युवावस्था के बाद प्रौढ़ अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था के बाद वो मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा, मतलब स्वर्गलोक की ओर पधार जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस प्रकार से जो तारे हैं उनके जीवन चक्र को समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने तारे मतलब सूर्य के बारे में समझेंगे, और सूर्य के समस्त 8 ग्रहों के बारे में समझेंगे। सूर्य और सूर्य के 8 ग्रह मिलकर सोलर सिस्टम, सौर परिवार बनाते हैं। इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को मिस बिल्कुल ना करें। धन्यवाद। जय हिंद।